मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम प्लस ऐप पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। और आज का जो क्लास है बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए होने वाला है, खास करके उन साथियों के लिए जो SCGD, LDC, CRPF के एग्जाम को देने वाले हैं। और दूसरी चीज़ें, जो लोग अभी तक टोटल एग्जाम के क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं वो गूगल प्ले स्टोर में जाएं और वहां लिखना है आपको टोटल एग्जाम। इस तरह के लोगो आपको मिलेंगे और फिर उस ऐप को इंस्टॉल करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर हेल्प चाहिए आपको तो इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं हमसे। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है t.me/total exam है। आप टेलीग्राम में जाके टोटल एग्जाम लिख कर भी सर्च कर सकते हैं। ईमेल आईडी है help@totalexam.in। आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं CRPF एक्ट के बारे में, क्लियर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने टोटल टॉप 35 क्वेश्चन को लिए हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 कब लागू हुआ? यानी CRPF एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1949, ऑप्शन बी 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 5 मार्च 1955, ऑप्शन डी 5 मार्च 1949। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28 दिसंबर 1949 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, बल का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 किस धारा के अंतर्गत है? किस धारा के अंतर्गत है? ऑप्शन ए धारा संख्या 2 को, ऑप्शन बी धारा संख्या 2 को, ऑप्शन सी धारा संख्या 1 को और ऑप्शन डी धारा संख्या 1 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा संख्या 1 को। धारा संख्या 1 को ये आपका सही ऑप्शन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बल का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस अधिनियम के तहत दिया गया? किस अधिनियम के तहत दिया गया? ठीक है। तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए CRPF एक्ट 1949, ऑप्शन बी CRPF एक्ट 1950 और ऑप्शन सी CRPF एक्ट 1951 और ऑप्शन डी CRPF एक्ट 1952। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए CRPF एक्ट 1942। अगला प्रश्न है, सक्रिय ड्यूटी। सक्रिय ड्यूटी CRPF एक्ट 1949 के किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? ऑप्शन ए धारा संख्या 2 को, ऑप्शन बी धारा संख्या 2 को, ऑप्शन सी धारा संख्या 2 को और ऑप्शन डी धारा संख्या 3 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है, धारा संख्या 2 को। ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बंद गिरफ्तारी CRPF एक्ट 1949 के किस धारा के अंतर्गत वर्णित है? क्या? बंद गिरफ्तारी। ठीक है। ऑप्शन ए धारा संख्या 2 घ, ऑप्शन बी धारा संख्या 2 ग, ऑप्शन सी धारा संख्या 3 को, ऑप्शन डी धारा संख्या 2 ख। इसका सही उत्तर बताएं आप लोग। चलिए हम लोग बता देते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा संख्या 2 ख। ठीक है। अगला प्रश्न है, बल या बल की टुकड़ी या क्वार्टर गार्ड यानी क्वार्टर गार्ड चौकी के भवन या तंबू में गारद के अधीन हिरासत में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी जो व्यक्ति को क्वार्टर गार्ड के अंदर हिरासत में रखा जाता है, भवन या फिर तंबू, जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है बंद गिरफ्तारी, बी खुली गिरफ्तारी, सी विविध और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बंद गिरफ्तारी। ठीक है।
अगला प्रश्न है खुली गिरफ्तारी सीआरपीएफ एक्ट 1949 के किस धारा के अंतर्गत वर्णित है। प्रश्न एक बार फिर से सुने। खुली गिरफ्तारी सीआरपीएफ एक्ट 1949 के किस धारा के अंतर्गत वर्णित है। ऑप्शन ए धारा संख्या 2 अड़ाव, ये अड़ाव है, ठीक है, टाइपिंग नहीं हो पाया ये, ठीक है। ऑप्शन बी धारा संख्या 2 चौ, ऑप्शन सी धारा संख्या 4 को और ऑप्शन डी धारा संख्या 4 खो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा संख्या 2 नो। अगला प्रश्न है बैरक, पुलिस, आवास, कैंप आदि जो उस समय बल के अधिकार में है उसके सीमाओं के अंदर हिरासत में रखने को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बंद गिरफ्तारी, ऑप्शन बी विहित, ऑप्शन सी खुली गिरफ्तारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खुली गिरफ्तारी, ऑप्शन सी खुली गिरफ्तारी। अगला प्रश्न है अधीनस्थ अधिकारी रैंक का वर्णन सीआरपीएफ एक्ट 1949 के किस अधिनियम में। अधीनस्थ अधिकारी रैंक का वर्णन, ठीक है। ऑप्शन ए धारा संख्या 2 6, ऑप्शन बी धारा संख्या 2 जो, ऑप्शन सी धारा संख्या 3 को और ऑप्शन डी धारा संख्या 3 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा संख्या 2 6। अगला प्रश्न है बल के वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां सीआरपीएफ के किस अधिनियम में है। क्या तो वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां धारा संख्या 4, धारा संख्या 5, धारा संख्या 6 और धारा संख्या 7। इसका सही उत्तर है धारा संख्या, जल्द से बताएं आप लोग, इसका सही उत्तर है धारा संख्या ऑप्शन ए 4। क्लियर। अगला प्रश्न है अधिक जघन्य अपराध सीआरपीएफ के किस अधिनियम में वर्णित है। अधिक जघन्य अपराध, अधिक जघन्य अपराध सीआरपीएफ के किस अधिनियम में वर्णित है। ऑप्शन ए धारा संख्या 10, ऑप्शन बी धारा संख्या 8, ऑप्शन सी धारा संख्या 9 और ऑप्शन डी धारा संख्या 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा संख्या 9। इसमें क्या है अधिक जघन्य अपराध का वर्णन है, उल्लेख है। प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है बल का कोई भी कार्मिक जो विद्रोह आरंभ करता है, उकसाता है या इसका कारण बनता है तो उनपे कौन सी धारा लागू होता है। तो उनपे कौन सी धारा लागू होता है। ऑप्शन ए कम जघन्य अपराध, ऑप्शन बी सहायक अपराध, ऑप्शन सी अधिक जघन्य अपराध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अधिक जघन्य अपराध। अगला प्रश्न है कम जघन्य अपराध सीआरपीएफ के किस अधिनियम में वर्णित है। कम जघन्य अपराध ऑप्शन ए धारा संख्या 9, ऑप्शन बी धारा संख्या 10, ऑप्शन सी धारा संख्या 11 और ऑप्शन डी धारा संख्या 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा संख्या 10, धारा संख्या 10। यानी जो ज्यादा जघन्य अपराध यानी बहुत बड़ा जो अपराध होता है वो धारा संख्या 9 में है, कम जघन्य अपराध धारा संख्या 10 में है। ठीक है। अगला प्रश्न है बल का वह कार्मिक जो बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहता है या स्वीकृति छुट्टी के बाद भी बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है तो उन्हें सीआरपीएफ के कौन सी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसे आप लोग बोलते हैं ओएसएल हो जाना। ठीक है, यानी 20 दिन की छुट्टी गई उसके बाद हमने रिपोर्ट नहीं किया, 20 दिन के बाद भी हम घर में ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो किस अपराध की श्रेणी में ये आता है, इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए में है अधिक जघन्य अपराध, बी में सहायक अपराध, सी में कम जघन्य अपराध और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कम जघन्य अपराध, यानी ओएसएल जो आप लोग होते हैं ओएसएल आता है कम जघन्य अपराध में। अगला प्रश्न है वेतन और भत्ते की कटौतियां सीआरपीएफ के किस अधिनियम के अंतर्गत आता है।
वेतन और भत्तों की कटौतियां सीआरपीएफ के किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। ऑप्शन ए में है धारा संख्या 12, बी में 13, सी 14 और डी 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा संख्या 13। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामूहिक जुर्माने सीआरपीएफ के किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? सामूहिक जुर्माने, सामूहिक जुर्माने सीआरपीएफ के किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए में है धारा संख्या 12, बी में है 13, सी में 14 और डी में 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा संख्या 14। तो धारा संख्या 14 में क्या आता है? सामूहिक, सामूहिक जुर्माना, सामूहिक जुर्माना। ठीक है। अगला प्रश्न है, बल के किसी सदस्य को अगर किसी अपराध में किसी अधिकारी द्वारा खुली या बंद गिरफ्तारी में रखा जाता है तो वह सीआरपीएफ के किस अधिनियम में वर्णित है? प्रश्न एक बार फिर से सुने। बल के किसी सदस्य को अगर किसी अपराध में किसी अधिकारी द्वारा खुली या बंद गिरफ्तारी, खुली या बंद गिरफ्तारी में रखा जाता है तो वह सीआरपीएफ की किस धारा के अंतर्गत आता है? जल्दी बताएं आप लोग, कुछ टाइम हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा संख्या 15। ठीक है। अगला प्रश्न है, बल के सदस्यों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए संरक्षण किस सीआरपीएफ अधिनियम के तहत दिया गया है? ऑप्शन ए 16, बी 17, सी 15 और डी 18। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा संख्या 17। ठीक है। अगला प्रश्न है, बल में नियम बनाने की शक्ति सीआरपीएफ के किस अधिनियम में वर्णित किया गया है? नियम बनाने की शक्ति। ऑप्शन ए धारा संख्या 17, बी 16, सी 15 और डी 18। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, धारा संख्या 18, धारा संख्या 18। अगला प्रश्न है, बल के सदस्यों को साधारण कर्तव्य सीआरपीएफ एक्ट के किस धारा में वर्णित है? साधारण कर्तव्य। ठीक है। ऑप्शन ए धारा संख्या 6, बी धारा संख्या 7, सी धारा संख्या 8 और डी धारा संख्या 5। इसका सही उत्तर बताएं आप लोग। इसका सही उत्तर है धारा संख्या 7, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बल के सदस्य की परिभाषा सीआरपीएफ एक्ट के किस धारा में वर्णित है? बल के सदस्य की परिभाषा। ऑप्शन ए धारा संख्या 2 को, ऑप्शन बी 2 खो, ऑप्शन सी 2 घो और ऑप्शन डी 3 को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा संख्या 2 घो। अगला प्रश्न है, एक आरक्षी जिसने वेशभूषा साफ सुथरी नहीं पहनी है वह किस धारा के अपराध किया है? वह किस धारा के तहत अपराध किया है? अगर आपका टर्न आउट सही नहीं है तो आपने किस धारा के अंतर्गत अपराध किए हैं? बताएं जल्द से जल्द। इसका ऑप्शन ए में है धारा संख्या 11(1), धारा संख्या 11(2), 11(3 और 11(4). इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा संख्या 11(1). अगला प्रश्न है, एक आरक्षी जो परेड के दौरान दाढ़ी बनाकर नहीं गया तो वह किस धारा के तहत अपराध किया है? दाढ़ी बनाकर नहीं गया है, तो अगर आप दाढ़ी नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो किस धारा के अंतर्गत आपने अपराध किया है? ऑप्शन ए धारा संख्या 11(4), 11(5), 12(2 और 11(1). इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा संख्या 11(1). ये भी आपका दाढ़ी बनाना टर्न आउट के अंदर ही आता है। अगला प्रश्न है, हवलदार रैंक तक के कार्मिक को विभाग का कौन सा अधिकारी निलंबित कर सकता है? हवलदार रैंक यानी जो एससीजीडी होते हैं, ठीक है, यानी जो हेड कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल को कौन निलंबित कर सकता है? ऑप्शन ए में है अधीनस्थ अधिकारी,
बी में है नन कमीशन अधिकारी, सी में राजपत्रित अधिकारी और डी में उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजपत्रित अधिकारी। ठीक है, यानी जियोज गेजेटेड रैंक के जो अधिकारी होते हैं वो हेड कांस्टेबल को निलंबित कर सकते हैं, उससे नीचे वाले नहीं कर सकते हैं, जैसे एसआई, एएसआई या फिर कह सकते हैं इंस्पेक्टर, ये लोग निलंबित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है बल का परिचालन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? बल का परिचालन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी विधान परिषद और ऑप्शन डी राज्यसभा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केंद्र सरकार। ठीक है, क्योंकि जितने भी सीएपीएफ है, सीएपीएफ में हमने बताया था कि बीएसएफ आते हैं, सीआईएसएफ आते हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये सारे इसका जो परिचालन है और नियंत्रण सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। किन के अंदर होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है बल के सदस्यों की सेवा के समय को नियत करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी राज्य की सरकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्र सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न है एक कंपनी कमांडर बल के किसी आरक्षी को उस समय उसकी कमांड में है कर्तव्य के प्रति उपेक्षा रूपी छोटे अपराध करने के कारण कितने दिनों तक की क्वार्टर गार्ड की सजा दे सकता है? क्वार्टर गार्ड में जो बंद करते हैं उसकी सजा कितने दिन की, अगर उसके आदेश का पालन नहीं करते हैं तो कितने दिन की सजा आपको दे सकते हैं? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 28 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन और ऑप्शन डी 7 दिन। तो इसका सही उत्तर है 7 दिन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बटालियन का हेड क्लर्क किसके श्रेणी में आता है? बटालियन के हेड क्लर्क किसके श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए अधीनस्थ अधिकारी, ऑप्शन बी राजपत्रित अधिकारी, ऑप्शन सी नन कमीशन अधिकारी और ऑप्शन डी चिकित्सा अधिकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधीनस्थ अधिकारी। अगला प्रश्न है बल का सदस्य जो किसी संतरी पर बल का प्रयोग या प्रहार का प्रयत्न करता है तो वह किस अपराध के श्रेणी में आता है? यानी आप अपने साथी पर अगर बल का प्रयोग करते हैं या फिर अटैक करते हैं या फिर आप जो है कि वेपन से फायर करते हैं अपने साथी के ऊपर, तो वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका जो ऑप्शन ए में है अधिक जघन्य अपराध, ऑप्शन बी साधारण जघन्य अपराध, ऑप्शन सी दोनों और डी है कम जघन्य अपराध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिक जघन्य अपराध, क्योंकि कई बार आप देखने को आपको मिला होगा कि साथियों की एक साथी दूसरे साथियों की जान ले लेते हैं, और जान लेना एक साधारण या कम जघन्य अपराध नहीं बल्कि अधिक जघन्य अपराध बहुत बड़ी अपराध है। अगला प्रश्न है सीआरपीएफ एक्ट 1949 अधिनियम किस पर लागू होता है? सीआरपीएफ 1949 अधिनियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए बल के सदस्यों पर जो संपूर्ण भारत में चाहे कहीं भी तैनात हो, ऑप्शन बी बल के सदस्यों पर जो पूर्वोत्तर राज्य में तैनात हो, बल के सदस्यों पर जो भारत वर्ष में तैनात हो, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बल के सदस्यों पर जो संपूर्ण भारत में चाहे कहीं भी तैनात हो, चाहे वो यूटी हो या फिर कोई भी स्टेट हो। अगला प्रश्न है अधीनस्थ अधिकारी का अर्थ क्या होता है? अधीनस्थ अधिकारी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जिनका पद सूबेदार, मेजर, निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक का हो, ऑप्शन बी जिनका पद सूबेदार, मेजर, निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा मुख्य आरक्षी का हो, ऑप्शन सी जिनका पद निरीक्षक तथा उप निरीक्षक का हो, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जिनका पद सूबेदार, मेजर, निरीक्षक या उप निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक का हो, वो अधीनस्थ अधिकारी के मतलब कह सकते हैं कि अधीनस्थ अधिकारी वो कहलाते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है किस धारा के तहत बल का प्रत्येक सदस्य भारतवर्ष के बाहर एवं अंदर सेवा करने के लिए उत्तरदायी होगा? ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 1.2, इनमें ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7.2। अगला प्रश्न है बल का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? बल का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए धारा संख्या 5,
बी 4, सी 3 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा संख्या 3। एक उप निरीक्षक आउटपोस्ट की कमान के दौरान एक सिपाही को, जो कि उस समय उसकी कमान में है, अनुशासनहीनता अनडिसिप्लिन के कारण 15 दिनों की लाइन कैद की सजा किस धारा के तहत दे सकता है? ऑप्शन ए 11.1, ऑप्शन बी 11.1 गोवा, ऑप्शन सी 11.4 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 11.2 के तहत अगर आप आउटपोस्ट पे हैं और तो आपके जो उप निरीक्षक हैं वो आपको 15 दिन का लाइन कैद दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एक था इंपॉर्टेंट 35 टॉप 35 प्रश्न, और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और इसी तरह के जितने भी और बचे हुए चैप्टर हैं सारे के हम वीडियो टाइम टू टाइम लेकर आते रहेंगे, और इसके हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।